देखिए बउआ, इंग्लिश ग्रामर का हम सिलेबस में जिक्र नहीं किए थे और हिंदी ग्रामर का आज थोड़ा सा जिक्र हम कर देते हैं। दो चीज और ऐड करेंगे इसमें। इंग्लिश के किताब का जिक्र किए थे, कोई बोलेंगे नहीं, शांत होके अच्छे बच्चे की तरफ चुप रहिए। इंग्लिश का किताब का जिक्र किए थे, आज हम लोग जिक्र करेंगे ग्रामर का। आपको पता होना चाहिए इंग्लिश में बुक चलता है एगो 50 अंक बुक लेके बैठा है और 50 अंक है ग्रामर लेके बैठा है। देखिए 10 क्लास में इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं है, 10 क्लास का इंग्लिश में कोई वैल्यू नहीं है, आपको पता होना चाहिए। आप इंग्लिश में फेल हो जाओगे तो वो टॉप आ सकते हो, बिहार टॉप आ सकते हो, इंग्लिश में फेल होगा तो भी कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। लेकिन यही बिहार बोर्ड के लड़के जब फिर से वो जाते हैं अगले क्लास में तो उनको इंग्लिश ही ज्यादा सबसे ज्यादा परेशान करने वाला होता है। अगर एयरफोर्स आपका रुकावट डाल रहा है, एयरफोर्स में कोई जाना चाहता है, चाहे नेवी में कोई जाना चाहता है, तो ये दोनों जो है, चाहे एयरफोर्स हुआ, नेवी हुआ, एयर इंडिया, एक और आता है कुछ नमो भूल रहे थोड़ा सा, तो ये इस समय अगर जाना चाहते हैं, इसमें जाने के लिए दो चीज चाहिए, हाइट, हाइट चाहिए और मैथ वगैरह बढ़िया होना चाहिए, मतलब कि अच्छा अंक भी चाहिए। ये दोनों ऐसा जॉब है जो बड़ी जल्दी होता है, मतलब सबसे कम उम्र का नौकरी है ये। इस पर लड़के ध्यान ही नहीं देते हैं, इसमें जानते हो सबसे ज्यादा किया जाता है सीबीएसई वाला। अगर आपका उम्र 19 वर्ष की उम्र में नौकरी लग जाए, अब वही किसी का नौकरी अगर 30 वर्ष की उम्र में लगे, 28 वर्ष की उम्र में लगे, तो जब वो शुरू करेगा 28 वाला, तब तक ये 10 वर्ष 8 वर्ष हो गया होगा, तब तक ये कुछ पैसा जमा करके रख लिया होगा। नहीं, 19 वर्ष में तो शुरू कर रहा है अभी, वो तो 28 वर्ष में शुरू करेगा अभी, अभी बीच में कितना स्ट्रगल सहा होगा। सबसे कम उम्र का यही जॉब है एयरफोर्स का और नेवी का। अगर हाइट है और मैथ इंग्लिश जीके जी मैथ इंग्लिश साइंस पर बढ़िया से ध्यान दे दिया जाए, ये पक्का है। लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसमें, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अब हम क्या करें कि अगर आप 10th क्लास में चाहे 11th क्लास में इंग्लिश में पीछे रह गए, आपको ये पीछे नहीं छोड़ने वाला है, ये आप सपने भूल जाओ। दूसरा चीज अभी यही खत्म नहीं हुआ, आगे आओ ना जी, आगे आओ, है बउआ, आगे आओ, चलिए जी घस कीजिए। दूसरा चीज और बता रहे हैं अभी, अगर आप मान लो कि ऑफिसर बनने का मन हो आपका, तो ऑफिसर बनने का मन हो तो उसके लिए आपको एसएससी का एग्जाम निकलना होगा। सरकारी जॉब में यूपीएससी के बाद ये सबसे टॉप लेवल का जॉब होता है यूपीएससी। बिहार लेवल का जॉब करना होगा तो बीपीएससी करना होगा। यूपीएससी, यूपीएससी में ऐसे डीएम वगैरह बनिएगा, सबसे टॉप लेवल का। इससे ठीक नीचे एसएससी आता है, तब ये सब आता है बैंक, रेलवे, टीचर उचर, ये सब आता है। टीचर उचर तो बहुत समझ लो कि लोएस्ट है, इसमें कुछ है नहीं। रूल करना हो ना, अगर रूल मतलब कि राज करना हो, तो ये निकालो। तो अब इससे डर लग रहा है तो ये निकालो, रूल करने वाला जॉब है सब। रूल करने वाला मतलब कि दबदबा बना के रहेगा। डीएम चलता है ना जब अब रोड पे, है हाँ, रोल्ला जमाने वाला है, पता नहीं। बढ़िया शब्द का चुनाव किए आप। अब ये एसएससी वाला में इनकम टैक्स में जो जाता है ना, देखे होंगे छापा मारते चलता है कि आपके घर इनकम टैक्स रेड मारने वाला होता है ना, ये सब यही अधिकारी होता है जो पेपरवा सेट करता है ना, खतरनाक खतरनाक भारी भारी, दूसरा ये सब होता है। ऐरा गैरा नहीं होता है, सब बहुत बड़ा पढ़ा लिखल होता है, ऐसे थोड़े ना है। ये जितना मैथ नया नया निकाल देता है एसएससी में, पैटर्न बदल देता है, ये लोग होता है। और आपको पता है यूपीएससी वाला कितना खतरनाक है। एक टाइम तक आपको एक जिला संभालने के लिए मिलेगा, और अगर उस जिला को बढ़िया से संभाल रहे हैं तो फिर हो सकता है कि स्टेट का वो
15-20 साल अगर जिला एक बढ़िया से संभाल लिए तो हो सकता है कि स्टेट का मुख्यमंत्री का आपको चीफ सेक्रेटरी बना दिया जाए पूरी तरह से। आपको क्या पता है, नीतीश कुमार जी चलाते हैं राज अपना, तो क्या वो खुद फैसला लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये डीएम होता है सब उनके साथ में, वो लोग रूल निकालता है। ये पीएम जो इतना बढ़िया भाषण देते हैं, उनका भाषण कौन लिखता होगा? पढ़ा लिखा सब ऑफिसर है, वो भाषण लिखता है, वो उसी के लिए लगा है, तो उनके पास उतना कहाँ है? वो बस बोल सकते हैं। जैसे फिल्म में देखे होंगे कि वो हीरो जो होता है डायलॉग बोलता है या कुछ भी करता है, वो क्या वो किया है सब कुछ? नहीं, पीछे कौन है? डायरेक्टर है, वो सब कुछ उसको बता रहा है कि देखो तुम कैसे करना है। ऐसे ही होता है। तो इस लेवल पे चले गए तो जिला में पहले जिला मिलेगा, और जिला के बाद में आपको राज्य मिल जाता है, और राज्य के बाद में अगर और बढ़िया कर गए तो आपको पीएम के साथ लगा दिया जाएगा कि चलो। अब उसका एक समझ लो हस्ताक्षर देश का वो कुछ कुछ बदलवा देगा, इतना ताकत होता है इस सब में। यह सब इनकम टैक्स वाला में आता है। इस सब में अंग्रेजी का जरूरत है, पास होने के लिए जरूरत है। इसमें 100 नंबर का पेपर होता है इसका, तो 100 में से 25 अंक अंग्रेजी ये लेके बैठा है। तो मतलब ये बात है कि हम लोग जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, चाहे हम यहाँ पे लेकर चले हैं, तो खाली वो ऐसा नहीं है कि 10th में बस टॉप कर गए, चाहे अच्छा नंबर आ गया काम हो गया। नहीं नहीं, वो तो हम ना इंग्लिश पढ़ाएंगे तो वो हो जाएगा। हम लोगों को 10th अच्छा आए चाहे ना आए, जिंदगी अच्छा करना है, करना है ना, कि नहीं कि 10th पास करके चलो भागो हो गया, अब हमारा तो जिंदगी का काम है, सफल हो गया, चलो अब चलते हैं कुदारी लेके खेत में, चलो अब आर कौन करना है, चलो ईटा उटा का मजदूरी करना है, तू लोग बर्तन मांजने में लग जाओ, ऐसा कुछ ऐसा तो होगा नहीं, कोई नहीं चाहता होगा ऐसा। सब कोई का मन होगा कि कुछ ना कुछ अच्छा, उस अच्छा करने के लिए पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को अंग्रेजी। तो एकदम समझ लो कि बहुत ही ज्यादा वो जटिल चीज नहीं है, बस ना पढ़ा के जटिल बनाया गया है। चलिए इसको लास्ट में ना पढ़ करके हम लोग शुरू से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो दो चीज आता है ग्रामर। ग्रामर को हम अपने से बांटे हैं 4 भाग में, जिसके नाम दिए हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 1 में आपको रखे हैं हम ट्रांसलेशन को। ट्रांसलेशन पार्ट 1 में क्या है? ट्रांसलेशन है। पार्ट 2 में आता है ग्रामर, जैसे लिटरेचर वाला ग्रामर, लिटरेचर नहीं ग्रामर आता है। पार्ट 3 में याद करने वाला चीज है, याद करने वाला रिमेंबर पॉइंट है, रिमेंबर पॉइंट है। और पार्ट 4 में पैसेज, आपको पता है 20 नंबर का पैसेज आता है। इसके बाद में लेटर, इसके बाद में एसे। आपको पता है लेटर लिखना, पैसेज लिखना, एसे लिखना यूपीएससी तक आता है। और जो एसएससी के नाम लिए है ना, इसमें आता है। रिमेंबर पॉइंट में आएगा आपको एंटो, एंटोनिम्स मतलब कि विपरार्थक शब्द, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब समानार्थक शब्द, जैसे हिंदी में समानार्थक शब्द होता है, विपरार्थक शब्द होता है। ईडियम आता है, ईडियम फ्रेज। ईडियम फ्रेज मतलब जैसे मुहावरा, जैसे नाक का बाल होना एक मुहावरा है, बहुत प्यारा होना हिंदी में। ऐसे ही इंग्लिश में आता है, जैसे कैट्स पाव। तो कैट्स पाव का मतलब होता है चुपके चुपके। ब्रेड एंड बटर तो अलग अलग आता है वो सब। और उस ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है, आप लोग को समझ में आता होगा कि रोटी और मक्खन, लेकिन नहीं, ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है उसमें रोज, ब्रेड एंड बटर का मतलब रोजी रोटी होता है, रोजी रोटी। तो ऐसा कुछ रिमेंबर पॉइंट में। ग्रामर में जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पूरा पूरा क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ट्रांसलेशन में करीब 18 गो चैप्टर है, जिसको हम लोग देखेंगे। कै गो चैप्टर है टोटल? 18 गो। सब कुछ बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो चलिए, इंग्लिश का ये वाला भाग है। ग्रामर में ये इतना भाग हम लोग को पढ़ना है बांट करके, और एकदम बिल्कुल बिलीव कीजिए कि अब
बढ़िया से एकदम खत्म करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए ट्रांसलेशन में कौन कौन सा पार्ट है। बोले 18 गो है ना, हम बोले कि 18 गो पार्ट है टोटल। देखिए 18 गो पार्ट है। यूज ऑफ ईजेएमआर, ये पार्ट 1 है आप लोगों का। ट्रांसलेशन, यूज ऑफ ईजेएमआर, यूज ऑफ वाज वेयर, यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी, यूज ऑफ ए एंड दी, यूज ऑफ दिस दैट एंड दिस दोज, possessive adjective, possessive pronoun, possessive case of noun, use of verb to have, use of infinitive to verb, infinitive with verb to have, use of infinitive with verb to be, tense, future time, adjective, quantity and number, some more hints on interrogative sentences, question tag, introductory there, introductory it, यूज ऑफ कैन, मे, शुड, मस्ट, आउट, फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। तो ये 18 गो चैप्टर है। देखिए मेरे पास का पढ़ा हुआ बच्चा कहीं अगर जाता है ना वो सासाराम उसाराम पढ़ने, देखो सबको नहीं कहेंगे कि सबको ये सब पता चल जाता है, जाता है तो वहां के टीचर फोन करते हैं मेरे पास तुरंत कि सर आपके पास का एक लड़का आया है। तो हमको ये पता नहीं चलता है कि वो हमारे पास फोन क्या करते हैं, बोले कि वो बहुत मतलब बता दे रहा है कुछ चीज। जानते हो टीचर के नजर में कौन लड़का आ जाता है, जैसे कि इतने आप सब बैठे हो, अब कोई कोई ज्यादा जैसे कि टेस्ट में नंबर बढ़िया ले देता है, बता देता हो, तो इसका मतलब वो पीछे बहुत बढ़िया पढ़ा है। तो उसीलिए वो लोग कनेक्ट कर लेते हैं कि थोड़ा रुकिएगा आप कहाँ से पढ़ के आए हैं, तो बताता होगा। तुरंत उधर से मैसेज आएगा चाहे फोन आएगा, तो देखिएगा थोड़ा ध्यान देते रहिएगा, बहुत अच्छा लगता है। मतलब क्या है ना कि अगर देखो बताते हैं, अगर हम जितना बता रहे हैं उतना आप खाली पढ़ के चले जाओ, हम सही बता रहे हैं, आगे का पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगा। हम रियली बता रहे हैं, बस उतना करना पड़ेगा जितना हम बता रहे हैं, उतना अगर कर लिए तब। अब अन्यथा तो मान लो कि कोई हलवा पूड़ी तो है नहीं कि इसे चम्मच से खिला दिए, बबुआ खा लो टेंस ठीक हो जाएगा तुम्हारा, ये बबुआ 2 चम्मच और खा लो और बढ़िया टेंस ठीक हो जाएगा तुम्हारा। ऐसा होता है जी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से चैप्टर सब देखेंगे। कौ गो चैप्टर टोटल है? 18 गो। ग्रामर को हम लोग कितने भाग में बांट के पढ़ेंगे? 4 भाग में। कितने भाग में? 4 भाग में। चलिए इसको सब लिख लीजिए। चलिए हम लोग फर्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, यूज ऑफ ईजेएमआर। यूज ऑफ ईजेएमआर। सबसे पहले देखेंगे एक्सरसाइज 1, यूज ऑफ इज एम आर। यूज ऑफ इज एम आर कहां यूज होता है? ये सब कहां यूज होता है? यूज ऑफ इज एम आर कहां कब होगा? जब हैं, हूं, हो, मुख्य क्रिया के रूप में वर्क करे तो, जब है, हूं, हो, मुख्य क्रिया के रूप में वर्क करे तो इज एम आर का प्रयोग होता है। जब है, हूं,
हो मुख्य क्रिया के रूप में वर्क करता है तो वहां पे इज एम आर का प्रयोग होता है। अब एक बात बताइए, अगला आता है कि सब्जेक्ट के स्थान पर, चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट जानते हैं क्या है। कोई बताएंगे क्या सब्जेक्ट क्या है? बिल्कुल, हम जो लिख रहे हैं हिंदी वही बदल रहे हैं आप। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? बिल्कुल सही, कर्ता को कहते हैं, लेकिन सब्जेक्ट कहते किसको हैं? जो काम को शुरू करे, जो कार्य को शुरू है, जिस पर इफेक्ट पड़े, उसी को क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट। तो जो कार्य कौन है जी? शुरू करता है, जो कार्य शुरू करता है अथवा अथवा कार्य का प्रभाव, कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है, जिस पर पड़ता है उसे सब्जेक्ट, कौन है, नहीं मानिएगा, कहा जाता है। जो कार्य शुरू करता है या कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे ही क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पर कौन कौन सा आ सकता है? सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाले वर्ड्स। सब्जेक्ट के स्थान पर कौन कौन सा वर्ड आ सकता है? सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाले वर्ड्स कौन कौन? आई, वी, यो, ही, सी, ईट, दे, दिस, दैट, दीज, दोज, ईट, इट हो गया है, देयर आता है, देयर, देयर, या केवल देयर है? अभी तक इतने जानते हो आप लोग? पहले बताएं ये सब। पार्टिसिपल, अब ये नहीं जानते होंगे अभी। जिरंड, कौन है रे? इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, जिरंड लिख दिए, जिरंड, जिरंड, इन्फिनिटिव। इसके बाद में इन्फिनिटिव या कोई नेम आ सकते हैं, या कोई नाम आ सकता है। सब्जेक्ट स्थान पर क्या क्या आ सकता है? आई, वी, यू, ही, सी, ईट, दे, दिस, दैट, दीज, दोज, देयर, पार्टिसिपल, जिरंड, इन्फिनिटिव, या कोई नाम आ सकता है। चलिए हेडिंग डालिए और लिखिए इतना। अब आता है किसका मीनिंग क्या क्या होता है, तुरंत बोले हैं। अब ये इसमें पीछे क्लास में आप पढ़े होंगे तो बाकी में दिक्कत नहीं होगा। ये तीन गो आ गया अलग, ये तीन को भी सुनबो नहीं किए होंगे कबो, वही चीज आया है। चलिए सुनाते हैं अभी हम, फिर अभी पुराना हो जाएगा। आई, वी, यो, दे, ही, सी, ईट, नेम, दिस, दैट, दीज, दोज, देयर,
बोर्ड भर गया, तीनों नहीं हट रहा है, देख लो। आई माने होता है मैं, वी माने हम भी होता है, हम लोग भी होता है, यू माने तुम लोग, आप लोग, तुम सब, आप सब। ये सब का मीनिंग केवल क्या होता है? यू होता है। क्या होता है? दे माने होता है वे लोग, वे सब, वे सब। ही माने होता है वह, अब वे भी होता है। बोलो कि कैसे जानेंगे कि वे कौन सा है, वी वाला है कि ही वाला है? पढ़ के, जैसे महात्मा गांधी बहुत महान थे, वह अच्छे आदमी थे। अब बताओ वह बोले कि वे बोले? हम बोले हैं महात्मा गांधी महान थे, वह अच्छे व्यक्ति थे। हम इसके जगह पर ऐसे अगर लिखें वे अच्छे व्यक्ति थे, कौन अच्छा लग रहा है? वे अच्छा लग रहा होगा। कभी कभी रेस्पेक्ट देने के लिए वे का प्रयोग किया जाता है। तो वे का प्रयोग ये नहीं कि ये, अब ये पढ़ के देखेंगे कि वे किसके लिए आया है। यहां पे जो वे आया है ये किसके लिए आया है? महात्मा गांधी के लिए। तो यहां पर जो वे है इसके लिए प्रयोग होगा ही। किसका प्रयोग होगा? ही का। समझ में आ रहा क्या करें हम? इसी तरह से ये पुलिंग के लिए होता है। किसके लिए होता है? पुलिंग के लिए, मतलब कि मेल के लिए। इसके बाद में सी माने होता है वह या वे, ये होता है स्त्रीलिंग के लिए, यानी कि फीमेल के लिए होता है। ईट माने भी होता है वह, ये निर्जीव के लिए होता है। किसके लिए होता है ये? निर्जीव के लिए। नेम, नेम माने होता है नाम। दिस माने यह, दैट माने वह। दिस दैट का प्रयोग कहां किया जाता है? कितना लोग ही के जगह पे दिस दैट का प्रयोग कर देता है, जो कि सरासर गलत है। नहीं, ये दिस दो दैट किस लिए आया है? ये आया है सूचित करने के लिए। ये होता है वे, नहीं ये। दिस माने होता है ये या ये सब, ये सब। दोज माने होता है वे या वे सब। एक बात जान लो बबुआ, ये चारों जो वर्ड है, ये जो चारों वर्ड है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बोलोगे ये कहां से आ गया है फिर नया? अब बोल रहे थे कि तू इन्हें को नया है, एक और नया डाल दी इसमें। अरे बहुत कुछ नया अभी बताए नहीं है हम, जो बचा के रखे हैं। अभी 11-12 के क्लास खोलेंगे तो उसमें देखना और नया बता देंगे। इंग्लिश का क्लास खोलेंगे हम भी, आना पढ़ने। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में कहा जाता है, ये क्या है? सूचक शब्द है। सूचक शब्द का मतलब, जैसे बोलेंगे कि यह पंखा है, तो बताइए रहे ना यह पंखा है। ये सब बच्चे हैं, तो बताइए रहे ना, सूचित करिए जा रहा ना कि ये सब बच्चे हैं। यह बोर्ड है, अब लोगे कि तो यह बोर्ड है बोल रहे हैं, वह कहीं प्रयोग किया। अब बताओ, अगर इसे बोलेंगे कि यह पंखा है, अच्छा लग रहा है कि वह पंखा है अच्छा लग रहा है? वह है। तो देखो ये जो दिस होता है, ये जो दिस होता है, बार बार बदल रहे हैं, हमको आदत है बदलने का। देर लिख लेते हैं।
देयर माने होता है यहां या वहां, ये कब प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है जब सब्जेक्ट गायब रहे तो। देयर का प्रयोग कब होता है? जब सब्जेक्ट गायब। बोले सब्जेक्ट गायब कैसे रहेगा सर जी? तो बोलेंगे जैसे एक राजा था, देखा होंगे भूत प्रेत वाला कहानी में ऐसे ही शुरू होता है, एक राजा था। अब इसमें सब्जेक्ट है कहां? तो इसको कैसे बनाया जाएगा? देयर वाज ए किंग। आप इसमें देखिएगा चैप्टर में होगा यूज ऑफ देयर। देयर होगा इसमें, नहीं है क्या? क्या है? इंट्रोडक्टरी देयर है ना। तो ये यूज ऑफ देयर है यहां पर। ये कब यूज किया जाता है? जब सब्जेक्ट क्या रहे? गायब। सब्जेक्ट क्या रहे? गायब। अब समझेंगे बच्चों, ये दिस दैट का प्रयोग कैसे होता है? रिमार्क्स में लिख लेंगे लास्ट में हम लोग इसको। दिस का प्रयोग चाहे दो दीज का प्रयोग, ये देखिए दिस जो होता है वो सिंगुलर के लिए आता है। किसके लिए आता है? सिंगुलर के लिए आता है। दिस सिंगुलर होता है। जैसे अगर एक पंखा दिखाना होगा तो बोलेंगे दिस इज अ फैन। लेकिन अगर हमको ये तीनों पंखा चारों दिखाना होगा तो बोलेंगे देयर इज ए फैन, देयर आर ए फैन, दीज आर ए फैन। क्या बोलेंगे? दीज आर ए फैन। यानी कि दिस का प्रयोग सिंगुलर के लिए और नजदीक के लिए होता है। किसके लिए होता है? नजदीक के लिए। और वही दैट अगर आएगा तो ये भी सिंगुलर ही होता है। क्या होता है? सिंगुलर। लेकिन ये किसके लिए होता है? दूर के लिए। दिस आता है नजदीक के लिए और दैट आता है दूर के लिए। ऐसे ही अगर दीज देखा जाएगा तो दीज का प्रयोग होता है प्लुरल के लिए। कब होगा? प्लुरल, एक से ज्यादा रहे तब। और ये होता है प्रयोग, ये जो प्रयोग होता है वो होता है नजदीक के लिए। नजदीक के लिए। किसके लिए प्रयोग होता है? नजदीक के लिए। और दोज, ये भी प्लुरल ही होता है। क्या होता है? प्लुरल। ये होता है प्रयोग दूर के लिए। किसके लिए प्रयोग होता है? दूर के लिए। याद हो जाएगा? अरे बोलिए, दिक्कत है कोई? तो लोग बोलिए, आई मने, वी मने, यू मने, दे मने, ही मने वाह है, सी मने वाह है, ईट मने वाह है, नेम मने नाम है, दिस मने या, दैट मने वाह है, दीज मने वे, दोज मने वे, देयर मने यहां वहां, दिस सिंगुलर के लिए, दैट भी सिंगुलर के लिए, दिस नजदीक के लिए, दैट दूर के लिए, दिज प्लुरल के लिए, दोज भी प्लुरल के लिए, दिज नजदीक के लिए, दैट दूर के लिए, दोज दूर के लिए। ठीक है। अब आता है बच्चों, 3 को छूटल है। पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का प्रयोग भी वर्ब के सब्जेक्ट की जगह पे होने लगा है। पार्टिसिपल में आता क्या है? पार्टिसिपल में कहीं कहीं पार्टिसिपल में आता है भी3। वर्ब का 3 रूप है।
V1 V2 V3 और दो ग्रुप है V1 V2 V3 V4 और V5। पार्टिसिपल के यूज पर V3 का कहीं कहीं यूज होता है सब्जेक्ट के तौर पर। वर्ब का तीसरा रूप जब तीसरा रूप भी सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है। वर्ब का तीसरा रूप भी सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में जैसे होता है ईटेन, प्लेड, ये वर्ब का तीसरा रूप है। वॉक्ड पार्टिसिपल हो गया ये। अब आता है पार्टिसिपल के बाद बताए थे जिरंड। जिरंड का मतलब होता है V4। V4 का मतलब होता है V1 प्लस ING। V1 प्लस ING, इसका प्रयोग भी होता है सब्जेक्ट के तौर पर। वर्ब का चौथे वर्ब के चौथे रूप को सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है। किया जाता है। इसमें क्या आता है? इसमें आता है आपका एग्जाम्पल में जैसे प्लेइंग, ईटिंग, वॉकिंग, ये सब जो है वर्ब का चौथा रूप है। यानी कि वर्ब में जब आईएनजी जोड़ देंगे तो जिरंड कहलाता है। इसका प्रयोग भी सब्जेक्ट के तौर पर होता है। और अगला आता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का मतलब होता है हाँ, इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2+V1। 2+V1 कौन है जी? इन्फिनिटिव का मतलब होता है, ये मत सोचना 80 है। अरे 2+V1 इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2+V1। इसका प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के तौर पर। वर्ब वर्ब के पहले रूप में टू जोड़ने पर, टू जोड़ने पर वर्ब के पहले रूप में टू जोड़ने पर देखो यहां पे आया है ना, यूज ऑफ इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू बी, आया है ना, यही वाला है। और जब हम फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो इसी में आपको ये सब पढ़ने के लिए मिलेगा कि कहाँ पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, कहाँ जीरण का प्रयोग होगा, और कहाँ एक और था ना इन्फिनिटिव का। तो ये इसमें आएगा पूरा तरह से। देखो पढ़ाई में बहुत कुछ बताना रहता है, और मतलब ये किए हैं कि छोड़ना नहीं आता है हमको। बात समझ में आ रहा है? छोड़ना रहता तो ये सब बतेबे न करते, दो चार को पढ़ पढ़ा के छोड़ देते। वर्ब के पहले रूप में टू जोड़ने पर वह, पढ़ाई में सबसे ज्यादा धांधली जानते हो कहाँ होता है?
बता दें, सिलेबस से नहीं बताया जाता है। बात समझ में आया? आप लिस्ट लेके जाओ घर से सामान लाने, तो आप मिला लोगे कि क्या क्या मिला है क्या क्या। और सबसे बढ़िया चीज क्या, लिस्ट में मत दो, ले जाओ बोड़ा में कस के। तुमको लग रहा हाथ ना मिलल बा, ये नहीं के पता हाथ ना रहे, हाथ नहीं मिलल बा। जुड़ने पर वो इन्फिनेटिव है। हम अपने बोल के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, लास्ट में हमरों से पूछेगा बतिया। बन जाता है। वर्ब के पहले रूप में टू जोड़ने पर क्या बन जाता है वो, बोलो। वर्ब के पहले रूप में, बोलो, वर्ब के पहले रूप में टू जोड़ने पर वह इन्फिनेटिव बन जाता है। इसका प्रयोग भी सब्जेक्ट के तौर पर होता है, सब्जेक्ट के तौर पर होता है। इसका प्रयोग भी सब्जेक्ट के तौर पर होता है। जैसे एग्जांपल, टू प्लस टू ईट, टू रीड, टू गो, टू वॉक, ये सब जो है इन्फिनेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? और इसका प्रयोग भी सब्जेक्ट के तौर पर होता है। समझ में आ जाएगा? चलिए लिख लीजिए इसको भी। अब आता है बच्चों, किसके साथ क्या लगता है। सब्जेक्ट, अच्छा हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं थोड़ा सा भी। हेल्पिंग वर्ब को जानता है? ये बताइए, वो नहीं किए होंगे ये सब, अभी ये सब नया होगा। हर क्लास के लिए बचा के रखते हो, तो गलती से 9th-10th वाला एक में बैठ गया है, आज कल से बदल देंगे। हेल्पिंग वर्ब, इसको कहा जाता है सहायक क्रिया। चलो इसको सीखने से पहले हम लोग वर्ब सीख लेते हैं। वर्ब माने होता है क्रिया। वर्ब माने बोलो क्या होता है? वर्ब माने क्या होता है? वर्ब माने क्या होता है? क्रिया। क्रिया क्या है? जैसे आप सुने होंगे अभी तुरंत कि जो कार्य करना आरंभ करता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। आप तुरंत बोले जो कार्य करना आरंभ करता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। जो कार्य करना आरंभ करता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। कुछ कार्य कर रहा है का, तभी ना शुरू किया है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो अगर मेरे लिए होगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो काम जो कर रहा हूं पढ़ाने का, वो क्रिया हो गया। आप लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, तो आप लोग सब्जेक्ट हो गए। अब पढ़ने का जो काम कर रहे हैं आप, क्या क्या हो जाएगा? जो सब्जेक्ट जो वर्क करता है उसे वर्ब, एकदम वर्ब का साधारण डिफिनेशन दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये वर्ड दैट इज ए डूर, ऐसा कुछ नहीं दे रहे, आसान एकदम एग्जांपल दे रहे हैं। भारी एग्जांपल भी बाद में दे देंगे। सब्जेक्ट जो वर्क करता है उसे वर्ब कहा जाता। अच्छा वर्ब बता पाएंगे कोई क्या कि कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब कोई बता पाएंगे? कोई जानते हैं? कोई नहीं। दो प्रकार का होता है। वर्ब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। वर्ब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, वह लिख रहे थे हम उस समय, सोचे कि छोड़ो, छोड़ना क्या, उड़ा रहे थे। सीखो ऐप डाउनलोड कर लिए। हेल्पिंग वर्ब यही लोग बताया है, तू ही लोग बताया है। सीखो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अरे इसलिए हमको मत बताया करो। मेन वर्ब डिलीट कर दें, सब्सक्रिप्शन ले लिए हैं 1 महीना का। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और
वर्ब कितने प्रकार का होता है? अब हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब, चुप रहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। अच्छा, इसको हिंदी में लिख दे थोड़ा सा। यहां पे ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको हिंदी में कहा जाता है, कोई बता सकते हैं क्या कहा जाता है? सहायक क्रिया। वाह, कोई बताया है, अच्छा बात है। सहायक क्रिया, ये कौन सा क्या कहलाता है? और ये कहलाता है मुख्य क्रिया। ये क्या कहलाता है? मुख्य क्रिया। ये सहायक क्रिया है और ये कौन सा क्रिया है? मुख्य क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब किसको कहा जाता है? तो जो भर्ब मेन भर्ब के, अब मेन भर्ब लिख रहे हैं तो समझ में आ जाएगा ना, मेन भर्ब के पहले आता है, पहले आता है, उसे हेल्पिंग भर्ब, हेल्पिंग भर्ब कहा जाता है, कहा जाता है। जो भर्ब हेल्पिंग मेन भर्ब के पहले आता है, कौन कौन आता है देखो इसमें। सबसे पहले आता है इज, एम, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, ये करे भाई एगो हैड, हैड, स्टाइल। तो इसके साथ में कौन सी आता है? अब ध्यान देना, इज, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका। इज तो दुगो आया, एम आर, वाज, हैज है भाया, हैड, सैल आया तो सैल को बदल के बनाया गया है शुड, तो विल को बदल के बनाया गया है वुड। सैल को बदल के क्या बनाया गया है? शुड। विल को बदल के क्या बनाया गया है? वुड। और कैन, तो कैन के बगल में आता है मे, कैन के बगल में क्या आता है? मे। और अभी देखो हेल्पिंग वर्ब को हम इसमें थोड़ा सा काटे हैं। हेल्पिंग वर्ब को बदला गया है दो प्रकार में, एक ज्वेलरी वर्ब, एक मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब उसको भी नहीं पढ़ना है, उसको 11 क्लास में पढ़ना है, ठीक है। देखो उड़ाए नहीं है, अभी हम ना बताते तो जान जाता तू लोग विकास सीखो ऐप डाउनलोड कर लिया है। कहन में हमको सीखो ऐप का प्रचार करवाया, हमसे मूर्ख लड़का है। कैन में कूड, कैन में कूड कब हो गया गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, दो गो और है, यूज्ड टू और आउट टू। ये सब हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा वर्ब है? घबराओ मत, अब आगे नहीं है, अतने है, याद हो जाएगा। हाई तो 3 को ग्रुप में चलता है, ये 3 को ग्रुप में चलता है। हाई 2 को ग्रुप में चलता है, 3 को। हाई सेल विल, तो सेल के भाई सूड, विल के भाई वुड। हाई शुरू होता है कैन, मे, कूड, यूज टू, अरे अभी छूटल है, मे का भाई है माइट। अभी और है डू, डॉज, डीड, डू डॉज, अब नहीं, खत्म। इतना है हेल्पिंग वर्ब, समझ में आ जाएगा? अरे बोलिए, लिख लो। अब बोलोगे कि मेन वर्ब कितना है सर जी? मेन वर्ब इतना है,
कि याद नहीं होगा आपसे जी, बोर्डवा भर जाएगा, आपका कॉपिया भर जाएगा। बोर्डवा का बात कर रहे हैं। मेन वर्ब जितना भी, अरे जितना ये सब खाना रहना पीना जाना आना है ना, ये सब मेन वर्ब है। तितौनकी है, डिक्शनरी में जाके खोज लेना कितना है। मेन वर्ब इतना बहुत ज्यादा है। जितना भी क्रिया हो रहा है, खाना रहना सोना जाना पढ़ना लड़ना झगड़ा करना चलना रुकना दौड़ना, ये सब क्या है? मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ब आता है, जो वर्ब आता है उसे मेन वर्ब, मेन वर्ब कहा जाता है। एग्जाम्पल में जैसे हो जाएगा इसका ईट, रीड, गो, कम, वांट, वाक, सीट, बीट। बहुत ज्यादा हो जाएगा, कितना लिखे हम? आ जाएगा समझ में? आए चलो, मेन वर्ब हो जाएगा ना। अब ये देखेंगे किसके साथ क्या लगता है। चुप रहो जी। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। आई के साथ लगता है एम। हम लोग केवल इज एम आर वाला में देखेंगे, बाकी आगे देख लेंगे। वी के साथ क्या लगता है? आर। यू के साथ भी क्या लगता है? आर। कौन है जी? दे के साथ लगता है आर। ही, सी, ईट, इन तीनों के साथ ईज लगता है। कोई नेम रहे तो उसके साथ ईज, दिस या दैट, इन सब के साथ क्या लगता है? ईज, दीज या दोज, इन सब के साथ क्या लगता है? आर। कोई दो गो नाम आ जाए, नेम एंड नेम, तो इसके साथ लगता है आर। सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन, तो इसके साथ लगता है इज। प्लूरल नाउन, इसके साथ लगता है आर। प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है? आर। बस इतना याद रहेगा तो ये वाला चैप्टर बन जाएगा। अब लिखिए जल्दी से। ये सब प्रयोग होता है सब्जेक्ट के साथ। बस इतना बताओ, आई के साथ क्या लगता है? वी के साथ आर। यू के साथ आर। दे के साथ ही, सी, ईट के साथ, नेम के साथ, दिस या दैट के साथ, दीज के या दोज के साथ, नेम एंड नेम के साथ। सिंगुलर नाउन रहेगा तो, और प्लूरल नाउन रहेगा तो याद हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1 का टाइप 1। पहला क्वेश्चन है, तुम लोग ईमानदार हो। अभी तुरंत याद करवाए हैं। तुम लोग, आप लोग, आप सब, सबके लिए मीनिंग क्या आता है? यू। तो अब बताओ बबुआ, यू, यू के साथ क्या लगेगा? आर। ईमानदार हो तो ईमानदार का मीनिंग होता है ऑनेस्ट। आप बहादुर हैं तो आपका क्या होगा? यू
आर ब्रेव। कितना आसान है ना। हम लोग अमीर हैं तो हम लोग का क्या होता है, वी, या वी के साथ क्या लगेगा, आर, अमीर का रिच। अरे इंग्लिश जबान पे आ जाएगा। हम लोग दयालु हैं, वी आर काइंड। राम तेज है, राम, राम नाम है, नाम के साथ क्या लगेगा, इज। इंटेलिजेंट। श्याम उदास है, श्याम इज सैड। वह मोटा है, ही इज फैट। वह मोटी है, अब बताओ, फीमेल की बात कर दिया ना, तो अब क्या आ जाएगा यहां पे, सी इज फैट। वह दुबला है, ही इज थीन। और वह दुबली है, सी इज थीन। ललन मजबूत है, ललन इज स्ट्रॉन्ग। कोई दिक्कत आया समझ में? अरे दिक्कत है कोई? चलिए जल्दी से बनाइए इसको अपने से। मिला लीजिए। नेक्स्ट, अरे बबुआ दूसरा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, खराब ना हो गया है। वाह, अब देखो निर्जीव, खड़ा होगा जी। हाई सूरज के भाई, निर्जीव के लिए वह का मीनिंग क्या होता है, ईट। ईट के साथ क्या लगता है, इज। अकाड़ा का हार्ड, इट इज हार्ड। बच्चा उदास है, बच्चा का होता है चाइल्ड। चाइल्ड, अब एगो चाइल्ड है तो इज सैड। अब अगला देखो सेंटेंस, बच्चे उदास हैं तो अब चाइल्ड नहीं, चिल्ड्रेन आर सैड। वे लोग स्वस्थ हैं, दे आर हेल्थी। वे लोग भूखे हैं, दे आर हंग्री। वह पागल है, ही इज मैड। ही इज मैड। कोई दिक्कत है? सीता, सीता इज ब्यूटीफुल ना, नाम है, नाम के साथ इज लगता है। राम दयालु है, राम इज काइंड। लड़का अच्छा है, बॉय इज गुड। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, शुरू में हम कैपिटल लिख रहे होंगे, बाकी के सब क्या है, ये सब स्मॉल। तो ये बात हमेशा ध्यान देना है। लड़के अच्छे हैं, अब एक से ज्यादा हो गया। सिंगुलर के लिए बताए थे हम, सिंगुलर के लिए इज, अब प्लुरल के लिए आर। तो बताइए क्या हो जाएगा, बॉयज। अब प्लुरल हो गया ना ये, आर गुड। वे लोग मजबूत और मेहनती हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड लेबोरियस।
लेबोजियर याद आ रहे हैं कहा तो लोगों को भी। केमिस्ट्री से निकले नहीं हो कहा अभी, केमिस्ट्री में एकदम प्रवेश करके हो लेबोजियर कर, रसायन शास्त्र के पिता का नाम ले रहा है। राम और मदन बहादुर और तेज हैं, राम एंड मदन आर ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। हम लोग धनी हैं, बोलिए आप लोग। ऐसे नहीं, ये पढ़ो कस के सब लोग, तो मेरा फीस जमा कर दो, इस गरीब पे मदद करो। वी आर रिच, बताओ सब धनी है तो वो पैसा नहीं जमा कर रहा है हमारा कितना, आपने से बनाओगे ना, कम से कम आप लोग इस गरीब पे मदद करना चाहिए। चलो अपने से बनाओ, मिला लो। नेक्स्ट, मैं एक किसान हूं, टाइप 2 आता है इसमें, बता रहे हैं। अब देखिए यहां से कुछ कॉन्सेप्ट एगो आता है, कॉन्सेप्ट क्या आता है, आर्टिकल। आर्टिकल कोई बता सकते हैं कितने प्रकार का होता है? आर्टिकल कहा किसको जाता है? ए एन द को आर्टिकल कहते हैं। ए एन और दी को क्या कहा जाता है? आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल कोई बता सकता है कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? टाइप्स ऑफ आर्टिकल, टाइप्स ऑफ आर्टिकल। तो आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स of article. How many types of article? There are 2 types of article. ये आर्टिकल है, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल और एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल और एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। टोक दिया का कौन जी? आर्टिकल कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। एक डिफिनिट आर्टिकल होता है और एक का होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। शॉर्ट में समझ लेंगे इसको, हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे आर्टिकल में। ये इसमें बस एक होता है द और इसमें 2 होता है ए और एन, ए और एन। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि
कहां यूज होता है? यूज ऑफ इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल कहां यूज होता है ये? देखो इसी में लड़का ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि कब डिफिनिट आर्टिकल लगेगा और कब इनडिफिनिट आर्टिकल लगेगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको यूज करना है तो इसको बोलने आना होगा, और इसका हीसिंग साउंड देखा जाता है कि शुरू कैसे हो रहा है। यदि किसी नाउन को बोलने पर हीसिंग साउंड, यदि किसी नाउन को बोलने पर हीसिंग साउंड स्वर हो तो उसमें ऐन लगता है, ऐन लगता है। और यदि बोलने पर हीसिंग साउंड व्यंजन हो तो उसमें ए लगता है। ये मत ध्यान देना कि शुरू में कौन सा अक्षर लिखा गया है, इस पर निर्भर नहीं करेगा। शुरू में अक्षर से बोलने में, जैसे ऑनेस्ट, आपको पता है बोलने में इसको ऐसे पढ़ा जाता है, ऑनेस्ट पढ़ा जाता, होनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट। अब बताइए औ है तो क्या लगेगा इसमें? एन। क्या लगेगा? एन। जैसे MLA, एम एल ए, एम एल ए। अब पढ़िए MLA, ए आ रहा है ना शुरू में, NMLA होगा। क्या होगा? NMLA। अब बताओ, मान लो लिखना रहेगा स्टूडेंट, स्टूडेंट होता है, सौ आता है, सौ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए स्टूडेंट। ऐसे मान लो क्या आएगा? टीचर, तो पढ़ो टी टठर आ रहा है ना, टठर और तो आ नहीं रहा, तो टीचर में क्या लग जाएगा? ए। समझ में जाएगा? बोलने पर यदि स्वर शुरू होगा ऐन लगेगा। बोलो, बोलने पर स्वर से शुरू हो तो ऐन लगता है, और व्यंजन से शुरू हो तो ए लगता है। समझ में जाएगा किसके साथ क्या लगेगा? और बोलिए, चल लिखिए इसको। अब देखते हैं हम लोग ये, मैं एक किसान हूं, बिल्कुल सही वे बात है। हमारा तो देखो बात छप गया किताब में। आप लोग पढ़ो ये वाला पढ़ो, आप लोग ये वाला पढ़ो, ये वाला पढ़ो, देखो उल्टा मत पढ़ो। अच्छा जी, जितने धनी रहता उतने गरीब कहते ना। देखो, मैं एक किसान हूं, आई एम। अब बताओ किसान का क्या होता है? फार्मर। एन का प्रयोग करना है तो फार्मर, फ और नहीं आ रहा ना, तो क्या लग जाएगा? ए फार्मर। आप एक कवि हैं, यू के साथ है, आर ए पोएट ना। तुम एक नौकर हो, यू आर ए सर्वेंट। वह एक नर्स है, नर्स कोई लड़की होती है चाहे स्त्री होती है, सीज ए नर्स। बोलिएगा कि एक को जगह एन नहीं लगा, आ गया,
वह एक कलाकार है। ही इज, कलाकार का होता है आर्टिस्ट, पढ़ो आ, और हमें क्या आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज एन आर्टिस्ट। अरे बुझा जाएगा, वह एक गायिका है। सी इज ए सिंगर, वह एक अभियंता है। ही इज, अभियंता का इंजीनियर होता है। एन इंजीनियर। राम एक लेखक है। राम इज ए राइटर। राम और श्याम लेखक हैं, दो गुना में गया तो क्या लगेगा, राम एंड श्याम, दो गो नाम के साथ है, आर लगता है, आर। अब ए नहीं लगेगा, एक से ज्यादा हो गया ना, तो क्या होगा, राइटर नहीं, राइटर्स। मैं कवि हूं, आई एम, अब देखो अकेले ही होगा ना, ए पोएट। कभी कभी एक ना लिखा रहा होगा तो बोल इसमें ए लगाएंगे, क्यों, क्योंकि प्लुरल का बात नहीं कर रहा है, सिंगुलर का ना। हम लोग कवि हैं, वी आर पोएट्स। वह नर्तकी है। सी इज, अब बताओ इसमें ए या एन लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, वह एक न है, तो सी इज ए डांसर। अब बताओ इसमें वे नर्तकियां हैं, एक से ज्यादा हो गया तो क्या लगेगा ये, अब बताओ वे का मीनिंग क्या हो जाएगा इसमें, सी नहीं होगा, अब दे होगा। वे मने तो हमारा होता है, वे दे ना, दे मने वे लोग, ये वे दे, वे दे आर ना, दे आर डांसर्स। मेरे पिता नेता हैं, माई फादर। अब बताओ सिंगुलर है कि प्लुरल है, ये सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, ई, जब एक लगेगा ए में, ए लीडर। कोई दिक्कत आया समझ में, अपने से बनाइएगा। चलिए अपने से बनाइए, मिला लीजिए। नेक्स्ट, मेरे दोस्त लोग नेता हैं, माई है, कौन है, माई फ्रेंड्स आर लीडर्स। लड़का एक छात्र है, बॉय इज ए स्टूडेंट। लड़के छात्र हैं, बॉयज आर, एक कैसे, अब लड़के एक से ज्यादा हो गया ना, स्टूडेंट। शिक्षक एक लेखक है, टीचर इज ए राइटर। शिक्षक लोग आ गया, एक से ज्यादा हो गए ना, तो हो जाएगा टीचर्स आर राइटर्स। मैं एक विद्यार्थी हूं,
आई एम ए स्टूडेंट। तुम एक गायक हो, यू आर ए सिंगर ना। आप एक डॉक्टर हैं, यू आर ए डॉक्टर। वह एक अभियंता है, ही इज एन इंजीनियर। वह एक गायिका है, सी इज ए सिंगर। रीता एक नर्स है, रीता इज ए नर्स। हम लोग विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स ना। आप लोग किसान हैं, यू आर फार्मर्स। राम और श्याम डॉक्टर हैं, राम एंड श्याम डॉक्टर्स। एक मिनट, आर नहीं लगा, आर डॉक्टर्स ना। वे एक शिक्षक हैं। अब बताओ, यही देखो दिक्कत होता है। वे एक शिक्षक हैं। अब बताओ, ये दे के लिए आया है कि ही के लिए आया है? दे नहीं होगा इसमें, एक है। ये रेस्पेक्ट के लिए बस आया है कि वह एक शिक्षक है। कह के क्या कहा गया? वे एक शिक्षक हैं, तो हो जाएगा ही इज ए टीचर। अभी तुरंत समझा रहे थे उसको हम। वे एक गायिका है, सी इज ए सिंगर। वे एक अभियंता हैं, ही इज एन इंजीनियर। आ जाएगा बनाने अपने से? बोलिए, चलिए जल्दी से अपने से बनाइए। मिला लीजिए। इतना ही रहेगा।